भाई जिंदाबाद रोहित। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, नाम का बहुत असर होता है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। हाँ, तो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है और नाम में ना बहुत हास्य है, बहुत ह्यूमर है। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कुछ बोर्ड पढ़े मैंने आपके यहाँ, नाम से कैसे हंसी आती है, जहां जहां बात अच्छी लगती रहे आपके ठहाके आपकी तालियां मिले। सबसे पहला बोर्ड मैंने पढ़ा, उस पर लिखा था गांधी हेयर सलून। हाँ भाई बहुत अच्छे रोहित। आहा, थोड़ा आगे गया, मल्लिका टेक्सटाइल्स, अडानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यमराज ट्रेवल्स, कौन बैठे, सूरदास ऑप्टिकल्स, वाह, इंजमाम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, सलमान खान मैरिज ब्यूरो, राखी सावंत सत्संग केंद्र, और अंतिम बोर्ड तो बड़ा अद्भुत था, उस पर आपकी तालियां मिलेंगी। उस पर लिखा था बाबा राम रहीम गर्ल्स हॉस्टल। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, आज बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी के सामने हमने प्रार्थना की। आज उनका तो दिन है ही, लेकिन आज ऐसा संयोग है कि आज प्रेम का भी दिन है। क्या बात है ना। और बुद्धि और प्रेम, ये दो शब्द है ना, विरोधाभास हैं, अपोजिट हैं। क्योंकि जिसने प्रेम में बुद्धि लगाई उसका इश्क असफल हुआ, और जिसने इश्क में दिल लगाया उसका इश्क सफल हुआ। भाई जिंदाबाद रोहित। हाँ? तो इसलिए प्रेम में बुद्धि मत लगाना आप लोग। और लोग तो अभी, ये तो पूरा हफ्ता था ना, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, ये मतलब ये पूरा जो इश्क का हफ्ता था, ये इश्क का हफ्ता नहीं था, ये हफ्ते भर का ही इश्क था। भाई क्या बात है रोहित, क्या सलीके से बात करी। वाह, अपना सलीका ऐसा ही है, अपना अद्भुत मामला है, कोई टेंशन लेना नहीं। आप लोग बहुत आनंद में सुनना। देखो, तो जमाना बहुत बदल रहा है, इश्क विश्क अब कुछ है नहीं। अब तो एक दूसरे का एनुअल पैकेज देख करके शादी करते हैं और कहते हैं जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है जी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम तो मीरा ने किया था श्री कृष्ण से, जिसने प्रेम के लिए राजमहल ठुकरा दिया था। लेकिन आज की कुछ लड़कियां हैं जो राजमहल के लिए अपने प्रेम को ठुकरा देती हैं। वाह। तब इश्क में जिसका काम नहीं हुआ, वो 4 पंक्तियां सुनाता हूं प्यार की, इश्क की, मोहब्बत की, भेज देना। और काम हो जाए तो इंस्टाग्राम पे धन्यवाद दे देना कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूलकर मेरी हास्य की दुनिया में आइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि रोहित शर्मा आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन कोई ना कोई बात, कोई ना कोई पंक्ति आपको याद रहेगी। क्योंकि देखिए, सब आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो घर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। हाँ, मैं तो बेसिकली राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ। कितने मारवाड़ी हैं आज कोई यहाँ पे? मुंद्रा साहब तो बैठे, हम जानते हैं बहुत। हाँ, देखो पहचान में आ जाता है, सारी दुनिया जानती है हम कैसे होते हैं, है ना। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। भाई बहुत बढ़िया रोहित। हमारा कोई जवाब ही नहीं है मारवाड़ियों का। मैं मुंबई में जहाँ रहता हूँ ना, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। मारवाड़ियों का कोई जवाब होता नहीं है। मारवाड़ी बड़े अद्भुत होते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मारवाड़ी आदमी का झगड़ा हुआ, कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि मारवाड़ी लोग जो होते हैं बहुत बुद्धिजीवी होते हैं। हम लोग बुद्धि से काम करते हैं। आप भी बुद्धिजीवी हो तो बताना अगली पंक्ति पर अपनी तालियों से। एक मारवाड़ी आदमी ने दुकान खोली, दुकान के बाहर बोर्ड लगाया कि ग्राहक
हमारे लिए भगवान हैं और भगवान को हम उधार दें, इतनी हमारी औकात नहीं है। समानता मारवाड़ी और गुजराती में यह है कि जब हम लोग ट्रेवल करते हैं तो जितना हमारा लगेज नहीं होता है उससे ज्यादा खाने का सामान होता है यार, है ना। सूरत स्टेशन छूटा नहीं कि ले फाफड़ा चालू, मतलब इतना खा लेते हैं कि अद्भुत ही मामला है मतलब। लेकिन डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि जो चलती ट्रेन से उतर जाए वो आदमी मुंबई का, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं। ट्रेन रुकने के बाद जो आदमी उतरे वो आदमी गुजरात का, रिस्क नहीं लेता। और ट्रेन रुकने के बाद पूरा डब्बा चेक करके जो उतरे वो राजस्थान का है यार। हमारा कोई जवाब नहीं है। लेकिन जितने प्रदेश हैं सबकी अपने अपनी भाषा है, सबका अपना अपना रंग है। लेकिन देखिए पूरी दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए वो अधिकांश दो ही कम्युनिटी के हुए। क्या बात है। या तो मारवाड़ी हुए या वो गुजराती हुए। और ऐसा क्यों है, मेरा ऑब्जर्वेशन सुनना जो मैं पूरी दुनिया में सुनाता हूं आज आपके बीच में सुना रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो आगे से लेकर पीछे तक मुझे आशीर्वाद देना कि हम लोग पूरी दुनिया में इसलिए सफल हैं कि यदि हमारे पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो हम ट्रेन से चलते हैं, यदि ट्रेन से चलने का पैसा होता है तो हम बस से चलते हैं, यदि बस से चलने का पैसा होता है तो हम ऑटो से चलते हैं, यदि ऑटो से चलने का पैसा होता है तो हम साइकिल से चलते हैं, यदि साइकिल से चलने का पैसा होता है तो हम पैदल चलते हैं। चलते रहते रुकते नहीं है, इसलिए हम दुनिया में तरक्की करते हैं। बहुत बढ़िया, अद्भुत मामला है। बाकी तो खैर अद्भुत है ही। और मुझे ऐसा लगता था कि मारवाड़ी लोग ही बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुजरात में रहने वाला आदमी जो है वो मारवाड़ी को पीछे छोड़ दे। गणपत बंसाली जी ने कहा रोहित जी आना पड़ेगा, घर पे चाय पीनी पड़ेगी। हम चले गए, हम खुशी खुशी। तो बंसाली जी ने कहा कि रोहित जी चीनी कितनी चम्मच? मैंने कहा सर मैं तो मारवाड़ी आदमी हूँ, खुद के घर पे तो फीकी पीता हूँ, लेकिन किसी के घर चला जाऊं तो 2 चम्मच चीनी लेता हूं। बंसाली जी के जवाब पर ताली बजाना। बंसाली जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। तो मैं तो आप सोच लीजिए कैसे कैसे कष्ट होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, आप बड़े मन से सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बेसिकली यहाँ इंजीनियर्स बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बताया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं भी इंजीनियर हूँ। हाँ, प्लेसमेंट ठीक नहीं मिला तो कवि हो गया। हाँ नहीं, लेकिन मैंने कई साल कॉर्पोरेट में काम किया, फिर मुझे लगा इट इज़ बेटर टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर। हाँ, तो मैं आ गया। लेकिन कॉर्पोरेट का ना अपने एक अलग ही सिस्टम चलता है। मैंने देखा, मेरा भी सिलेक्शन एक बड़ी कंपनी में हुआ, जैसे आपकी टाउनशिप है वैसे उनकी भी थी। तो लास्ट राउंड में एचआर ने मुझसे कहा कि रोहित जी अगर आप सिलेक्ट हो गए तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा। अच्छा एक और बात बता देता हूं, यहाँ बहुत एम्प्लॉयज भी बैठे हैं और बॉस भी बैठे हैं, तब समर्थन करना। ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, 2 चीजें कॉमन है। मैं केवल पहली बोलूंगा, दूसरी नहीं बोलूंगा। और दूसरी जो समझ जाएंगे केवल वही ताली बजाना, और ऐसी बजाना कि बॉस को भी पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है। क्या बात है, वाह। ठीक है, ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, 2 चीजें कॉमन है। पहली ये कि बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है। बहुत बढ़िया रोहित भाई, क्या बात है, वाह। दूसरा बोलने का रिस्क लेंगे नहीं, पेमेंट नहीं हुआ यार आगे। हाँ टेंशन। पहली बार शादी हुई तो आज प्रोग्राम ऐसे दिन रखा है कि पत्नी को शक हो गया कि ये कवि सम्मेलन के प्रोग्राम में जा रहे हो या कोई और प्रोग्राम में जा रहे हो। हाँ, फिर हमने बंसाली जी से बात करवाई। लेकिन आपने आज, ठीक है जो भी बात हुई, लेकिन आज आपने जो गुलदस्ता दिया वो भी गलत दे दिया। इसको हम घर भी ले जा नहीं सकते।
क्योंकि घर ले जाएंगे तो शक यकीन में बदल सकता है ना। लेकिन बहुत अच्छा से आप लोगों ने सुना। मैं आपको बताऊं कि पुरुष तो वैसे ही बेसिकली डरपोक आदमी है ना। आपकी मुंडी हिलाने जो आपने बताया ना सर, मतलब आपके अंदर की चीख निकली बाहर। मैं समझ सकता हूं आपकी हालत क्या है घर में। यही पुरुषों की हालत है सर। पुरुष बेसिकली डरपोक आदमी। आप देखो शादी के वक्त जब दूल्हा जाता है दुल्हन को लेने, 200-300 लोगों को साथ में लेकर के जाता है, और वो वहां से अकेली आके सीधा घर में घुस जाती है, और ताली अगली पंक्ति पर देना कि वो ऐसा घुसती है कि बाद में उससे पूछे बिना घर में कोई घुस नहीं सकता। लेकिन क्या अद्भुत मामला है महिलाओं से तो। लेकिन क्या पंगा लेना, कभी पंगा लेना नहीं चाहिए, है ना, नहीं लेना चाहिए। आप तो डरे हुए हो एकदम, ऐसा से डर के बोल रहे, मत बोलो यार। नहीं मतलब क्या बात है सर। नहीं बहुत अच्छा है। मैं आपको लेकिन बताऊं, पंगा इसलिए भी नहीं लेना चाहिए महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं के खराब मूड में, पुरुष के खराब मूड में और महिला के खराब मूड में एक अंतर है। ऑब्जर्वेशन सुनना, पुरुष के खराब मूड में और महिला के खराब मूड में एक अंतर है। हमारा पुरुष का खराब मूड मुंद्रा सर एक सामान्य बुखार की तरह है, जिसका प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है। महिलाओं का खराब मूड कोरोना वायरस की तरह है, संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है यार। भाई बहुत बढ़िया। हाँ, महिलाएं इतनी होशियार होती हैं, इतनी होशियार होती हैं महिलाएं। क्या करती है, शादी के दिन 20-25 हजार रुपए का मेकअप करवाती हैं और खुद का फोटो शूट करवाती हैं। अब ये शादी के दिन वाला फोटो संभाल के रख लेती है अपने पास। 20-25 साल बाद जब इनके बच्चे बड़े होते हैं, उनको ये शादी के दिन वाला फोटो दिखाती है और बोलती है, देखो मैं तो ऐसी दिखती थी, तुम्हारे बाप ने काम करा करा के कैसी बना दिया यार। हाँ, अद्भुत ही मामला है। लेकिन समय की अपनी सीमा है। राधेश्याम भारती जी को भी सुनना है, पद्मिनी को सुनना है। सुनिएगा, मैं बहुत जल्दी से अपनी बात कहूँ। महिलाओं पे बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन ये भी बात सच है। एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आपके घर में भी होता होगा और मेरे घर में भी होता है, कि जब भी मैं शो करके लेट नाइट घर जाता हूं तो मेरी माँ मुझे हमेशा जागती हुई मिलती है। और जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकलता हूं तो मेरी पत्नी हमेशा मेरे लिए चाय बनाती है। तब एक पंक्ति मेरे दिल के आपके दिल तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मिले कि कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है। अगली पंक्ति पर आशीर्वाद चाहिए आपका, कि कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत पे बनाया है, पर विडंबना देखिए, उनकी किस्मत में ही फुर्सत लिखना भूल गया है यार। क्या बात है भाई, वाह। लेकिन जमाना बदल गया है। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, अब सास डरती है पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। जमाना इतना बदल गया सर, मैं आपको बताऊं, अगर नई नवेली बहू सुबह सुबह नींबू चाटे ना तो ये नहीं सोचना चाहिए कि खुशखबरी है, हो सकता है रात की उतरी ना हो। हाँ, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। आजकल आप देखो मार्केट में गोरे होने के साबुन के साथ साथ गोरे होने की क्रीम भी बहुत डिमांड में है। ये बात जब मेरे दादाजी को पता चली तो उन्होंने कहा, क्या जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था जब हम गोरों को भगाने में लगे थे, आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं, आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं, आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। तो समय की सीमा है, मैं अंतिम रूप से कविता सुना देता हूँ। हाँ, वैसे तो मैं क्या है, देखिए हंसाने के लिए बहुत सारी बातें हम कहते हैं, क्योंकि मेरा ये निजी मानना है कि यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, यह भी श्रमदान है। यदि आप उतना ही ले थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए, यह भी अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दे और वो अपने आंसू पोंछ ले, यह भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। वाह, क्या बात। अब आपको अंतिम रूप से सुना देता हूँ। बहुत अच्छा आपका थीम था राम मंदिर का। हम तो अयोध्या गए थे अभी, तो एक बाबा जी मिल गए,
तो हमने बाबा जी से कहा कि बाबा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बोले हम तो सन्यासी हैं बेटा, हमारा राम लल्ला हमको जैसा रखता है हम वैसे ही हैं, तुम तो खुश हो ना बच्चा। मैंने कहा बाबा हम सांसारिक लोग हैं, हमारी सीता हमको जैसा रखती है हम वैसे ही रहते हैं, है ना। तो जमाना बदला है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अंतिम रूप से कविता सुनाऊंगा आपको। स्वागत है रोहित। बहुत। और देखिए एक बात मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूं यहाँ पर, वो ये कहना चाहता हूं कि जब से हमें आदरणीय भंसाली जी ने भी बताया, आज माइक पर भी इसकी चर्चा हुई कि आप लोग इतने सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और एक भी कवि रिपीट नहीं हुआ है। आपको एक बात बताऊं कि इस चीज को रेखांकित करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप सोचिए, आप तो इतना बड़ा प्लांट चला रहे हैं, अगर आपने किसी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को हायर किया 6 महीने के लिए और उसको बोला बेटा तू कितनी भी मेहनत कर ले तेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, तो मेहनत करेगा क्या? वैसे ही कवि सम्मेलन में भी अप्लाई होता है। अगर आपने कवि को कह दिया कि रिपीट नहीं होगा, आज का तो मिल ही रहा है ना। तो आप ये परंपरा टूटनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, अगर रोहित शर्मा रिपीट हो तो ताली बजा के बताओ यार आप। हाँ, मुझसे कविता सुनाता हूं। ये होता है मारवाड़ी आदमी। खुद को बेच लिया कि नहीं मैंने? नहीं, मेरे गुरु मोदी जी हैं, मैं प्रणाम करता हूं। मैं तो बताऊं आपको, लेकिन मैं वैसे बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं, क्योंकि इसका रीजन भी है यार। आप लोग 17 साल से प्रोग्राम आयोजित कर रहे हो, सारे कवि खत्म हो गए। अगली बार आपको तुलसीदास जी को ही बुलाना पड़ेगा ऊपर से यार, धरती का तो कोई बच्चा ही नहीं। लेकिन अंतिम रूप से मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। जो लोग कविता सुनने आए हैं, क्योंकि मैं हाथ से बहुत देर कर सकता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। आज फिर भी बहुत लोग बैठे हैं। पिछले प्रोग्राम में केवल एक श्रोता बैठा था सामने, केवल एक। मैंने 2.5 घंटे सुनाया। फिर उतर के मैं उसके पास गया, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, लगता है आप मेरे बहुत बड़े फैन है। वो बोला फैन? मैंने कुछ नहीं, मैं तो माइक वाला हूं। तू खत्म करे तो मैं लेके चलूं। तो अंतिम रूप से 1 मिनट की कविता सुनिए। कविता तो कोई भी सुना सकता हूं जो इंटरनेट पे बहुत वायरल है, वो सब भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं सुनाना चाहता हूं जो इंटरनेट पे है। मैं वो सुनाना चाहता हूं जो इंटरनेट पे नहीं है। मैं एक नई कविता आपको सुनाना चाहता हूं, और इसलिए क्योंकि आप बहुत मन से सुन रहे हैं। मंच के लोग भी पहली बार सुनेंगे, सब कवि लोग सुनिएगा कि ये शरीर पंच तत्व से बना है, आप सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको दूषित करने में लगे हैं, कुछ प्रदूषित करने में लगे हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो बैक टू बेसिक्स हो रहे हैं। हाय हाय। और ये दुनिया उन्हें बुद्धू कह रही है। मेरी कविता सुनने के बाद आप लोग ये निर्णय लीजिएगा कि वो लोग बुद्धू हैं या समझदार हैं। मैं कविता शुरू करता हूं, एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत रहे। कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। हाय 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 हाय। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए और बताना अगर अच्छा लगे तो। कि देखिए ना कि मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। बहुत अच्छी बात है भाई। भाई जिंदाबाद। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। क्या बात। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू। गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लिनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौट आना। भाई बहुत बढ़िया रोहित, क्या सलीके से। वाह वाह वाह। खेत में पसीना बहाने से घबराकर
पढ़ लिख कर एसी कमरों तक जाना और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। हाँ? जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। वाह वाह। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इन्फेक्शन से डराना और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना क्या बात। और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, स्टारबक्स, मैकडी में पाना और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। बहुत अच्छे रोहित। आखिर हम आपको कितनी बार बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। तालियां थोड़ी सी कमजोर है। हाँ? बस आखिरी कुछ पंक्तियां इस कविता करके सुना करके अपना स्थान लूंगा। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने हंसाते हंसाते कर एक अच्छी कविता सुनाई हो तो फिर मुझे अच्छे सी विदाई देना। सुनिएगा बड़े लोगों की, जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तब कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। बहुत अच्छा। ये थे हमारे रोहित शर्मा। और आप लोग कितने बढ़िया श्रोता हैं कि आपको क्या ही बता दें। आपने हर कविता का हर जो कुछ शब्द कहा गया, जो पंक्ति कही गई, उसका भरपूर आनंद लिया है। मैं एक बार पुनः रोहित के लिए तालियां बजाई। इतनी सार्थक कविता पढ़ी है। प्रेम की कविताएं जब तक रोहित तुम सुना रहे थे, ये सारे लोग शांत बैठे थे। जैसे ही तुमने ज्ञान की कविता सुनाई, लोग निकलने शुरू हो गए हैं। अभी एक रिसर्च हुआ भंसाली सर, ये बताया गया कि पति पत्नी में जब 10-15 साल का विवाह बंधन हो जाता तो प्रेम कम हो जाता है। तो मैंने ये बात राधे श्याम भारती जी से कही, तो भारती जी ने कहा यार मैं नहीं मानता इस बात को। बोले रिसर्च करके देखते हैं। तो साहब एक चूहा चुहिया जो 8-10 साल से साथ रहते थे, उनका पिंजरा लाया गया। चूहा इधर मुंह करके भाग रहा, चुहिया उधर मुंह करके भाग रहे। तो भारती जी ने कहा चलो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो मैंने ब्रेड के टुकड़े लिए, चुहिया के आगे डाल दिए। चूहा जाएगा, ब्रेड खाएगा, चुहिया को देखेगा, प्रेम बढ़ेगा। चूहा गया, ब्रेड को सूंघा और उल्टा निकल लिया। मैंने भारती जी की तरफ देखा, मैंने प्यार कम हुआ ना? बोले कुछ और दाने डालो। मैंने कुछ और दाने डाले। चूहा फिर से खड़ा हुआ, चुहिया के पास गया, चुहिया को देखा और फिर निकल लिया। अब मैं टेंशन में। अब कहते हैं गणेश जी का चूहा मोदक खाता है, लड्डू खाता है। तीसरी बार लड्डू रखा चुहिया के पास। चूहा फिर गया, लड्डू को देखा, सूंघा और निकल लिया। इतना सुनते ही भारती जी ने एक मेरे कान के नीचे मारा। बोले बेवकूफ, तू ये खाना तो 3 बार बदल चुका है, एक बार चुहिया बदल के देख, कुछ की समझ में कल आएगा। तो ऐसे भारती जी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। भंसाली जी आप खुश हैं एकदम से? आपके साथ एकदम सर, आप एकदम विष्णु भगवान की मुद्रा में आ चुके हैं। ये लक्ष्मी जी इधर साक्षात बैठी हुई है। ये चरण वरण दबाने वाली नहीं है, इसको मौका मिलेगा तो गला ही दबा देगी आपका। ये सारे लोग इतने सूरत वाले बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। मैं एक अच्छी बात आपको बताता हूँ। ये हमारी जो बहनें, भाभियाँ, मातृशक्ति, बेटियाँ सब बैठी हैं। ये गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसने हिंदुस्तान पर बड़ी अमिट छाप छोड़ी है। मैं एक घटना पढ़ रहा था सर, मैं 1.5 घंटे तक उस घटना को पढ़ते हुए और चिंतन में पड़ा रहा। महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आया और खजाना लूटकर चला गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किताब रखी है, जो उसका एक
खुद का सिपह सालार आया था, खुद का इतिहास निकले वाला आदमी, उसने लिखा उसमें। मैं इस गुजरात की मिट्टी को मेरा और ज़्यादा प्रणाम करने का मन हुआ। यहाँ पर एक जगह पड़ती है थोड़ी सी दूरी पर, पाटन, जिसकी रानी हुई एक नायका देवी। हिंदुस्तान में उसका कोई इतिहास में नाम नहीं है, लेकिन महमूद गजनवी के इतिहासकार ने उसका नाम लिखा। और जो लिखा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस प्रांगण में जो रखी हुई पुस्तक है, उसको पढ़ने के बाद आपका सर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। उसने लिखा कि महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उसने पाटन का रास्ता चुना। उसके किसी सिपह सालार ने बताया कि पाटन से आगे बढ़ेंगे, वहां पर एक महिला शासन कर रही है, उसका छोटा सा बच्चा है, सर हम लोग कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसने पृथ्वीराज चौहान से मदद मांगी, यह सच्ची घटना बता रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान से मदद मांगी। तो उन्होंने कहा कि महिला है, क्या करेंगे, हम लोग अपनी अपनी जान बचाते हैं। किसी ने उस लड़की की, उस रानी की मदद नहीं की। अकेली मोर्चा पर खड़ी हुई और माउंट आबू के पास ले जाकर उसने मोर्चा खड़ा कर दिया और महमूद गजनवी को चुनौती दी कि आओ हमसे युद्ध करो। मुट्ठी भर सैनिक थे। इतिहास की घटना गुजरात वालों ये आपने कभी नहीं सुनी, रोहित सुनना, मुट्ठी भर सैनिक थे। उसने अपने सैनिकों को पहाड़ों पर बिठा दिया, अपने लड़के मूलराज को अपनी पीठ पर बांधा। और इतिहासकार लिखता है कि 3 दिन के अंदर महमूद गजनवी की हजारों की सेनाओं को उस औरत ने तीरों के, बाणों के, भालों के मारों से धूल चटा दी। महमूद गजनवी पूरी जिंदगी यह भूल नहीं पाया कि मैं पाटन की एक औरत से हारकर वापस बगदाद लौट कर आया। क्या बात है, वाह। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं, ये हिंदुस्तान की बड़ी कवित्री की बेटी है। एक संत हुआ उपगुप्त, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी, एक रास्ते से निकल के जाता है। ऊपर अटारी पर वासवदत्ता खड़ी है। उपगुप्त को देखकर वासवदत्ता आवाज देती है, उपगुप्त ऊपर आओ। उपगुप्त ऊपर जाता है, वो ऊपर से नीचे तक देखती है, बोली तुम बहुत सुंदर हो, तुम ब्रह्मचारी हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। उपगुप्त ने वासवदत्ता को ऊपर से नीचे तक देखा, बोले वासवदत्ता मुझे तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार है, जब तुम्हें मेरी सर्वाधिक जरूरत होगी मैं आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। उपगुप्त चला गया, सुनना दद्दू, चला गया और 30-25 सालों बाद लौट कर आया। उस समय न वासवदत्ता के पास रूप बचा, न दौलत बची, न शोहरत बची। एक पेड़ के नीचे लेटी है, शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। ऐसे में किसी ने आवाज दी, वासवदत्ता। वासवदत्ता ने, सर अच्छी कविता बोल रहा हूं, अच्छी बात बोल रहा हूं, सुनना। वासवदत्ता ने मुड़कर देखा, कौन? बोले मैं उपगुप्त। वासवदत्ता ने मुंह फेरा, बोले उपगुप्त तुमने आने में देर कर दी। अब न तुम्हारे पास, न मेरे पास रूप है, न दौलत है, न शौहरत है। आज वैलेंटाइन डे के दिन, प्रेम दिवस के दिन, जो उपगुप्त ने उत्तर दिया, सूरत वालों सुनना, मोहब्बत के इतिहास में से खूबसूरत उत्तर केवल हिंदुस्तान का बेटा ही दे सकता है। वासवदत्ता ने कहा, ना मेरे पास रूप है, न दौलत है, न शोहरत है, तुमने आने में बहुत देर कर दी। उपगुप्त ने कहा, वासवदत्ता मैंने कहा था ना कि जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन मैं तेरा साथ देने आऊंगा। आज जब तेरे शरीर के अंग भी तेरा साथ देने को तैयार नहीं है, ये उपगुप्त अंतिम सांस तक तेरा साथ निभाने को तैयार है। इस देश में मोहब्बत यहाँ तक होती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा कि रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा। उनके आने से ऐसा लगता है आज बादल जरूर बरसेगा। पद्मिनी शर्मा, जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए। बहुत बहुत स्वागत। आजकल हर तरफ भगवान राम की हवा बह रही है, तो आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। जय श्री राम। इस माइक की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आज आपके पिछले साल का भी पेमेंट करवा दूंगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। आप जानते ही होंगे सारे देश में मुझे वैलेंटाइंस डे की कवित्री कहा जाता है। क्या बात है। मैं दिल्ली से आई हूँ, प्रेम की, श्रृंगार की कवित्री हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी।
क्या बात। आप ढंग से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं कुमार मनोज जी। मेरी माँ की भी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए भी करते हैं क्योंकि मेरी माँ के मुंह बोले भैया हैं और मेरे मुंह बोले मामा हैं। लेकिन आजकल कलयुग में कंस मामा और शकुनी मामा ही ज़्यादा मिलते हैं। बहुत बढ़िया। मामा के बुरे दिन चल रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश से हटा दिए गए हैं। स्वागत। ये मेरे काव्य पाठ में इसी तरह बीच बीच में इसलिए बोलते रहेंगे। अच्छा, जहाँ भी मुझसे पूछा जाता है किसी अच्छे संचालक का नाम बताइए कवि सम्मेलन के, तो मैं इन्हीं का नाम देती हूँ। क्या उसका कारण ये भी है कि ये बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। पद्मिनी, इस मामले में ये सारे पुरुष एक जैसे ही हैं, सबकी कहानी एक जैसी है। और मैं तो आपके पति के बारे में सोच रहा हूँ, उनका क्या होता होगा। मैं आपको इसलिए भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कवि 4 बुलाए हैं और कवित्री 1 ही बुलाई है। आप लोग स्मार्ट लोग हैं। उसका कारण ये है कि आप भी जानते हैं कि 4 कवियों के सामने एक अकेली ही कवित्री काफी होती है। मैं आपको कुछ सुना देती हूँ, 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी। मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी। मेरी यहाँ पर सब इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। असली इंजीनियर वो है जो महंगा पहिए वाला सूटकेस खरीदता है लेकिन उसको उठा के चलता है जिससे उसके पहिए ना घुस जाए। सोनू जी भी कहीं बैठे होंगे, शर्मा जी बैठे होंगे। पिछले 5 दिन में 25-30 फोन आए मुझे आपके यहाँ से। हर बार पूछते थे आप आएंगी, जरूर आएंगी, जरूर आइएगा। मैंने अपनी फ्लाइट की डिटेल भेज दी, फिर भी पूछते रहते थे। इतने फोन किए आपने, इतने फोन किए कि मेरा तो बेटा डर जाता था। जैसे ही मेरा फोन बजता था कहता था सूरत से मामा जी का फोन आ गया। देखिए, सूरत पहली बार आई हूँ तो सूरत आके सूरत दिखाई कि एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारा जो भी प्रोफेशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में आ जाता है, हमारे प्रेम करने के तरीके में आ जाता है। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, वो पहली बार मम्मी पापा को एक साथ हंसते हुए देख रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां हासिल करती हूँ। स्वागत है पद्मिनी जी, बहुत स्वागत। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है। कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा देखो पुरुषों और पतियों, आप ये याद रखो कि लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है। वाह वाह कीजिए। हाँ,
दाद देनी है, दाद खाज खुजली नहीं देनी है। लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लेकिन जो उसे प्यार समझे वो गधा है। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुम, आप ये याद रख, देखिए वैलेंटाइंस डे है तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ प्रेम के बारे में। इनको गांठ बांध के रख लीजिएगा, आपको जीवन में बहुत काम आएंगी। जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है, ये बात याद रख लेना। बहुत खतरा है भाई। हमसे शाम को रोज आकर पूछते हैं कि तुमने सारे दिन किया क्या। अच्छा, हम लड़कियों ने हमेशा अपने बड़ों से ये सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। ताली बजाइए महिलाओं के लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं। और आज मंच पर एकमात्र कवित्री मैं हूं और सभी कवि हैं। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूं, इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भुलाने के लिए अक्सर बहुत से पति ऐसे सवाल पूछते हैं कि तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो, उसका जवाब मैं देती हूँ। स्वागत है। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। क्या बात है। मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। यकीन तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। मोबाइल में तुम्हारे नाम। और 4 पंक्तियां हाजिर करना चाहती हूँ प्रेम की। सुनिएगा, मेरी यहाँ जितनी बहनें बैठी हुई हैं मैं उनकी पैरवी करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। तेरे लिए मैं बहुत से पतियों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि स्त्री क्या चाहती है ये वो कभी समझ नहीं पाए। मैं 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है या इन दोनों में से अगर दोनों भी हैं तो वो आपसे क्या चाहती। मुझे पता नहीं ना इंजीनियर्स का कैसे होता है। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए। वाह 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 वाह। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए। मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ। कविता मुझे विरासत में मिली है, लेकिन माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में डाली हैं वो आपके आंगन में आपको सौंपना चाहती हूँ और आप सबका मन चाहती हूँ। बहुत स्वागत। पढ़ो। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो।
भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो बाबरों से बचा लिए हैं मगर, मंदिर तो बाबरों से बचा लिए हैं मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। आज के दिन आज 3 बातें हुई थी। आज सरस्वती पूजा है। आज के दिन हमारे देश में बहुत से लोग, बहुत से सैनिक पुलवामा पर शहीद हो गए थे, हमारी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। 4 पंक्तियां उनको सौंपती हूँ, स्वागत है। उनके परिवारों को सौंपती हूँ। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां बजाकर बताइए। क्या बात, आप पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो। हमारे देश में एक त्योहार आता है करवा चौथ का त्योहार। उस पर हम सब महिलाएं अपने पति के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। उसके बाद एक और व्रत आता है अहोई अष्टमी का व्रत। उस पर हम लड़कियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन कोई भी त्योहार ऐसा नहीं आता है जिस पर हम अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत रखें या अपनी बिटिया की लंबी आयु के लिए व्रत रखें। 4 पंक्तियां। कुछ यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, लेकिन वो बात किसी और से ही करती है। एक गीत आपको सुनाती। देखो पुरुषों, उसकी भूमिका में बस इतना कहती हूँ कि देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती हैं। ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे। हमारे शहर में एक मेला लगा, उस मेले में मेरे साथ क्या घटना हुई आपको बताती हूँ। स्वागत। ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, सांवरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे, सांवरिया मेरा खो गया। जब तक सब ताल के साथ तालियां नहीं बजाएंगे मैं सारी रात यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। ढूंढो ढूंढो रे, सांवरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे, सांवरिया मेरा खो गया मेले। भाभी जी आप रहने ही दो, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डालने वाली हो। ढूंढो ढूंढो रे, सांवरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो रे, सांवरिया मेरा खो गया मेले में। पिछले बरस ही ब्याह के लाया मुझको नई नवेली। पिछले बरस ही ब्याह के लाया मुझको नई नवेली। मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाल बेली। आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में। आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो रे, सांवरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो। और अच्छा, वो ज़माने अब जा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, जब लड़कियां ये ख्वाब देखती थी कि सफ़ेद घोड़े पे बैठ के उसका राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। अब वो ज़माने हैं कि BMW में बैठ के कोई गधा भी आ जाए तो वो
उसके साथ भी जाने को तैयार हो जाती है। ऐसी ही लड़की की दास्तान आपको बताना चाहती हूँ, किस बात पर वो उससे रूठ कर चला गया। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं धेले में, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं धेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढ। और अंतिम बंद आपके सामने हाजिर करती हूँ। देखिए हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन मैं दिल्ली से आई हूँ। हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं कि हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया। उनको एक अंतरा हाजिर करना चाहती हूँ, स्वागत है। उनको एक अंतरा समर्पित करते। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई, आखिर में घर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, आखिर में घर जाई मुझको पी के मिला तबेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया। वो 4 पंक्तियां याद आती हैं अंजुम रहबर साहिबा की कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन मत लो, मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ है। हाँ, तो पद्मिनी शर्मा ने क्या सुनाया, मतलब आप फ्लो में ही ताली बजा रहे हो, सबको काम पे लगा लिया, बोले ढूंढो रे ढूंढो, सावरिया इसका घुमा है, आप ढूंढ रहे हो, मतलब आपको क्या लेना देना, लेकिन लगी हुई है ढूंढो ढूंढो रे। इतना जगह ढूंढा इसने, अंत में कहाँ मिला इसका सावरिया। हाँ, तो ऐसी जगह सावरिया नहीं होना चाहिए यार। लेकिन फिर भी पद्मिनी शर्मा ने जो सुनाया उसके लिए एक बार और तालियां बजाइए आप लोग। बहुत अच्छा, सीमित समय बचा है। देखिए 2 ही कवि शेष हैं और दोनों विशेष हैं, तो अब जितने भी लोग बैठे हैं बहुत सीमित समय में एक कवि सम्मेलन अब समाप्ति की ओर है। आप सुनिएगा, ये बता रही थी वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे, कोई ये सब ना गुलाब देने वाला, एक बात याद रखना है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, गुलाब देने वाला केवल फरवरी तक ही साथ रहेगा, पूरा जीवन तो हरा धनिया लाने वाला ही देगा यार। हाँ, राधे श्याम भारती जी को देख लो, हरा धनिया लाते लाते बाल सफेद हो गए अगले के। ये सब रिसर्च है, लेकिन इश्क की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, तो तनवीर गाजी का एक शेर याद आता है कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। जुड़िएगा, और कुमार मनोज जी को मैं बुलाऊंगा इसके बाद, उन्होंने हम सबको बुलाया है, जब उनकी बारी आएगी तो आप उन्हें भी उस मन से सुनिएगा जिस मन से आपने सभी कवियों को सुना है। तनवीर गाजी ने लिखा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। अगली पंक्ति सुनिएगा इश्क की कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। और नाव में बैठ के धोए थे हाथ उसने कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। कुमार मनोज जी को 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं इस माइक पर आमंत्रित करता हूं कि ये मंदिर भी जाते और मस्जिद भी। हाँ, सच बता रहा हूं, इनके सम्मान में ताली बजाना। ये मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी, चर्च भी जाते हैं और गुरुद्वारे भी। किसी ने सही कहा है, परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता। भाई साहब जोरदार तालियां बजाकर कुमार मनोज जी को बुलाएं। सब लोग एकदम खुश हैं
आप लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। खुशी होने की बात है। गणपत सर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। कवि सम्मेलन एकदम शानदार चल रहा है। हाँ। प्यार मोहब्बत की बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं जी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। गुजरात के ये सूरत वाले जो लोग बैठे हैं, जो मर्द बैठे हैं, जो लड़के बैठे हैं, उनकी तरफ से। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं साहब। हमारी मोहब्बत सुनना, ये पद्मिनी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा कि अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। जाग जाना पीछे तक, अभी तक मैं वहीं पर हूँ, मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला। वाह वाह। ये इसकी तरह नहीं हूं मैं कि मेले में बेच देगी पद्मिनी सुनना मेरी मोहब्बत। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला। और आखिरी पंक्ति पढ़ूं तो सूरत वालों एक भी हाथ ताली बजाने से रुके ना। अभी तक मैं वहीं पर हूं, अभी तक घर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला। मुझे लगता है कि एक रोज तेरा फोन आएगा, इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर नहीं बदला। क्या बात है। उम्मीद में वाह वाह। 10 साल से नंबर नहीं बदला, इसी उम्मीद में। देखिए ये जितने कवि बैठे हैं शर्मा जी, ये सब ऐतिहासिक कवि हैं। दुनिया का एकमात्र मैं भौगोलिक कवि हूँ। दरअसल मैं जिस जगह से आता हूँ इटावा, उसका भूगोल कुछ इस तरह का है कि उसके एक तरफ चंबल है जहाँ डाकू रहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक तरफ चंबल है जहाँ डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है जहाँ नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहाँ आदमी रहते हैं। क्या बात है। यूपी वाले सब समझ गए होंगे। इतने प्यारे लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ। यूपी बिहार वाले इतने प्यारे। आप लोगों के यहाँ हम आए तो सारा कुछ मैनेजमेंट था। वहाँ पर उतरे स्टेशन पर तो गाड़ी पहुँच गई। हमारे यहाँ तो जब कोई रिश्तेदार आता है और जब वो जाता है तो 15-20 जाते हैं। सारा सामान रखते हुए स्टेशन पर खड़े हैं। इतने में ट्रेन चलने लगी। अब वो ये सोनू प्रजापति और ये पूरी टीम, और वो ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है। ट्रेन दौड़ रही है, ये भी दौड़ रहा है, ट्रेन दौड़ रही है, ये भी। अचानक कूद के चढ़ गया, पसीना निकल रहा। अंदर से बोला, भाई साहब आपने बड़ी मेहनत करी है और आपने ट्रेन पकड़ ली, कहाँ जाना है? सोनू पसीना पोंछते हुए बोला, जाना किसे है? जाना जिसे था वो तो स्टेशन पर ही छूट गया। क्या बात है। बहुत प्यारे लोग हैं हम सर। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये सूरत शहर है और मैंने इस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं। स्वागत। बंसाली जी सुनिएगा, सर सुनिएगा। मेरे मन की पंक्तियां हैं। पहली बार मैंने ये पंक्तियां लिखने की कोशिश की है और अगर पहुंच जाए तो जुड़ना। पद्मिनी सुनना। स्वागत। कि गोरी, सूरत में 2 चीजें हैं, गोरी, साड़ियां और हीरे तराशे जाते हैं। मीरा यहीं द्वारिका में आकर मंदिर में रही। हमारे कन्हैया जी मथुरा से चलकर यहीं अपनी कर्म भूमि बनाकर रहे और संसार की सबसे सुंदर नगरी द्वारिका यहीं पर निर्मित की। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि गोरी कश्मीर में सजे या सजे केरल में। वाह। अगली पंक्ति पर ठक से लगे तो उठना। गोरी कश्मीर में सजे या सजे केरल में, दावा है कि सूरत से आई होंगी साड़ियां। क्या बात है। गोरी कश्मीर में सजे, दावा करता है सूरत केवल। गोरी कश्मीर में सजे या सजे केरल में, दावा है कि सूरत से आई होंगी साड़ियां। देश जब भूखा तंगहाल वस्त्रहीन हुआ, तब भी इसी शहर ने बनाई होंगी साड़ियां। क्या बात तब है। भी देश जब भूखा तंगहाल वस्त्रहीन हुआ, तब भी इसी शहर ने बनाई होंगी साड़ियां। उठना कि कृष्ण के मुकुट में जो हीरा जड़ा यहीं का है, अरे मीरा ने भी यहीं पे रंगाई होंगी साड़ियां। कृष्ण के मुकुट में जो हीरा जड़ा यहीं का है, मीरा ने भी यहीं पर रंगाई होंगी साड़ियां। और अंतिम पंक्ति दावा करता हूं, जो ताली रोक पाए रोक लेना, मीरा ने भी यहीं पे रंगाई होंगी साड़ियां। और द्रौपदी की लाज को बचाने हेतु सांवरे ने यहीं किसी गांव से चुराई होंगी साड़ियां।
क्या बात है, वाह 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 किसी गाँव से। वाह वाह भैया, क्या बात। यही किसी गांव से चुराई, यहीं किसी गांव से चुराई होंगी साड़ियाँ। वाह। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनेगा यहीं स्वागत। किसी गांव से कि भारत की भूमि की महानता, देखो कविता जो होती है ना अपना जगह बनाती है। मैं ये जान रहा हूँ आज सर बिल्कुल सही समय है। अब साड़ियों की बात सुन के आदमी इतना कंजूस है। मैंने अखबार में खबर पढ़ी, करवा चौथ को पति ने साड़ी नहीं दी तो पत्नी ने पति की नाक काटी। ये अखबार के फ्रंट पेज की खबर है। हाँ। ये वाला। और मैं जब उस पत्नी को ध्यान करता हूँ कैसी रही होगी तो मुझे पद्मिनी की सूरत याद आती है। क्या बात है। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनेगा। अच्छे लोग हैं आप। हम ऐसे लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान यहाँ बैठा है। बहुत दूर दूर दराज से आप लोग आते हैं यहाँ, इस परिवार के साथ एक दुनिया बसाते हैं। मैं जो पारंपरिक रूप से सुनाता हूँ, मेरा मन है कि कुछ थोड़ा सा नया सुना दूँ इनको, है ना। बिल्कुल। पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ, भंसाली जी सुनेगा। मैंने कुछ पंक्तियाँ बहुत नई लिखी हैं। आप लोगों ने गांव में रहकर लालटेन से पढ़ाई करी होगी, बहुत मेहनत की होगी, बहुत छोटे छोटे कस्बों से निकलकर यहाँ तक आए हैं। मैं एक कविता सुनाता हूँ, सुनेगा जी। वही दादी के नुस्खे हैं, वही नानी के किस्से हैं। वही दादी के नुस्खे हैं, वही नानी के किस्से हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं उसी मिट्टी के हिस्से हैं। क्या बात है। अपना अपना गांव याद। यहाँ जो लोग बैठे हैं उसी मिट्टी के हिस्से हैं। अभी तक गांव की चौपाल तुमको याद करती है। अभी तक गांव की चौपाल तुमको याद करती है। अभी तक वो पुरानी पाठशाला राह तकती है। अभी भी नीम पर कच्ची निबोरी मुस्कुराती है। अभी भी नीम पर कच्ची निबोरी मुस्कुराती है। अभी भी ठूंठ पर सोना चिड़ैया चहचहाती है। अभी भी ठूंठ पर सोना चिड़ैया टहटहाती है। अभी भी रेलगाड़ी रात को सीटी बजाती है। हम यूपी बिहार के लोग, इनकी दिक्कत यह है कि इनकी जिंदगी में रेलगाड़ी का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ गीत लिखे गए, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। हमारे यहाँ की पत्नियां यह मानती हैं कि ये जो रेल है ना, यही मेरी दुश्मन है। मेरे पति को बैठा के परदेश में नौकरी के लिए ले जाती है। ये कल्चर, ये संस्कार जीने वाले लोग हैं। अभी भी रेलगाड़ी रात को सीटी बजाती है। नए लड़कों की आंखों में नए सपने जगाती है। नए लड़कों की आंखों में नए सपने जगाती है। वहाँ जो छोड़कर आए हो सब वैसे का वैसा है। किसी पर तंग हाली है, किसी पर खूब पैसा है। किसी पर तंग हाली है, किसी पर खूब पैसा है। वो जिनसे दिल लगाकर आपने पाई तरक्की है। तुम्हारी हर निशानी आज भी बक्से में रखी है। तुम्हारी हर निशानी आज भी बक्से में रखी है। यहाँ रंगीनियां पाकर के झूले में झूल मत जाना। बहुत पैसा कमाकर घर पुराना भूल मत जाना। बहुत पैसा कमाकर घर पुराना भूल मत जाना। अभी भी भोर की शीतल हवा ठंडी हवा उतनी ही शीतल है। अभी भी खेल के मैदान के नुक्कड़ पे पीपल है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। अभी भी खेल के मैदान के नुक्कड़ पे पीपल है। उसी पीपल की जड़ से एक मुट्ठी धूल लाया हूं। तुम्हारे वास्ते मैं प्यार के कुछ फूल लाया हूँ। वाह वाह। जितेंद्र, सोनू, ये ठाकुर साहब सब घुमाने ले गए। मैं गदगद हुआ। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक जगह पर रहते हैं आप बहुत बहुत प्रणाम। चाय वाला आ गया, इसको कुछ कह नहीं सकते, बोलना मत। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जिसने चाय वाले को बोला, गुजरात वाले जो है ना ज़्यादा ही चाय कुछ पीने लगे हैं, क्योंकि चाय में इनका भविष्य नजर आने लगा है। भविष्य उज्ज्वल जी। अब दूसरी चीज चलेगी। अब हो सकता है स्टील वालों का नंबर आए। भविष्य मत छोड़ो। ये राधे श्याम भारती जी बैठे हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं साहब। एक दिन
तो लड़के ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा घर जा रहे। बोले काय टेंशन ले रहे हो? क्या पता कब नंबर आ जाए, वहीं बैठो, अगला नंबर आपका ही है। और मैं तो इनको पहले ही सुनवाना चाह रहा था, इसलिए सुनवाना चाह रहा था कि मुझे तो आप अगले साल भी सुन सकते हैं। अद्भुत है। वो मैं तो साहब मैं बताऊं, मेरा मामा का अनुभव बहुत खराब है सर। हाँ, आप कितने खुश हैं कविता सुनते समय? भाभी साथ नहीं आई क्या? इसीलिए। और ये जो पिछली वाली लाइन है, मैं देखो अगर अवार्ड मिले सबसे अच्छी तालियां बजाने का तो मैं इस गुलाबी गैंग को दूंगा। यस, बेशक। कितने शानदार अच्छा तरीके से मैं आपको प्रणाम करूं, सच बता रहा हूं। इतने सब लोगों में केवल आप 10, 12, 15 लोग इतने जीवंत थे कि एक इधर भी बैठी है लाइन। हाँ, महिलाओं ने बहुत अच्छा सुना। भाभी ने हाथ में पत्थर उठा लिया था। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? चिल्ला तो मैं भी रही हूँ। देखो मैंने आपकी प्रशंसा इसलिए नहीं करी कि आप चिल्ला रही थी क्योंकि आपके हस्बैंड आपके सामने बैठे थे, तो आप वही काम कर रही थी जो रोज करती हैं। ये वाली कुछ नया कर रहे हैं, इसलिए जोरदार तालियां बजाकर आनंद लीजिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं एक कविता सुनाकर जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं आप। कि भारत की भूमि की महानता कहाँ लो कहें, आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं। भारत की भूमि की महानता कहाँ लो कहें, आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं। कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। भाव किंतु फिर भी। और ये पढ़े लिखे इंजीनियर बैठे हैं। इंजीनियरों का सर यार रोहित एक जलवा ही अलग होता है। मैं अमेरिका एक बार गया तो एक इंजीनियर वहाँ मेरे साथ गए, तो एक वहाँ रिचर्ड साहब थे, उन्होंने अपना घर दिखाया तो बड़ा अच्छा 3 BHK फ्लैट, सामने गार्डन। तो वो इंजीनियर साहब ने पूछा, बोले रिचर्ड साहब बड़ा अच्छा बंगला है, कैसे बनवाया? तो उन्होंने कहा इसमें कुछ खास बात नहीं, वो जो मेरे यहाँ पुल बना था ना उसका 30% इसमें लगा है। इंजीनियर समझ गया, बोला अगले साल इंडिया आना सर। वो इधर रिचर्ड इंडिया आया तो देख रहा है उसका इतना बड़ा इंजीनियर का बंगला खड़ा है। रिचर्ड चक्कर में, बोले हाउ कैसे? तो बोले वो ना सर, वो जो पुल दिख रहा है उसका 100% इसमें लगा है। रिचर्ड ऐसे करके, कौन सा पुल? बोला ना 100% इसमें लगा है। क्या बात है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वाह। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं। उर्दू और हिंदी के 2 कवियों का नाम लेता हूं, सुनिएगा। उर्दू का बहुत बड़ा कवि हुआ फिराक गोरखपुरी, जिसका असली नाम था रघुपति सहाय। वो हिंदू के घर में पैदा हुआ था। और हिंदी का बहुत बड़ा कवि हुआ जिसने लिखा कृष्ण पर, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजन बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निध कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गए माखन रोटी। क्या बात है। ये कविता लिखने वाला कवि रस खान एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ था। पंक्तियां पढ़ता हूं, दाद आपके हाथ में है, तालियां उठाना। कि आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं, कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं, तो मोमिनों के बीच रस खान मिल जाते हैं। अरे गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते हैं। गाय को चराते भगवान, गाय को चराते कविता की ताकत है। भगवान मिल जाते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि खेत खलिहान ये लोग जिस जिस मिट्टी से निकले इनको प्रणाम करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं। कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। कितना कितना श्रम करते हैं ये लड़के। ये पद्मिनी कह रहे मैं उनको बाजार में बेच दूंगी। पंक्तियां सुन। खेत खलिहान गांव गली में पड़े हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। पंक्तियां सुनना। और शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं।
भाई साहब आप बाप ही जाते हैं, हम कुछ इधर वाले दमन भी चले जाते हैं। मैं सब समझ रहा हूँ, ये क्या है ना, बिहार वाले तो क्या बिहार में बंदी हुई तो इन्होंने यूपी बॉर्डर पर जुगाड़ बना ली है। जब भी मन करता इधर घूम के निकल आते हैं। घरवाली समझती नहीं है कि क्या कांड करके आए हैं। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा। भारत की भूमि की महानता, मैं भूल गया यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूँ। मैं कॉन्फिडेंस वाला लेकिन कवि हूँ, मैं भूल जाता हूँ तो मैं कभी थकता नहीं हूँ। मैं बचपन से इतना कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। मैं क्लास में जब पढ़ रहा था 3rd में, तो मेरे टीचर ने मुझे रटाया कि 15 अगस्त आएगा, नया सवेरा लाएगा। मैंने रट लिया। 15 अगस्त आया, मैं माइक पर खड़ा हुआ, सामने जैसे ही बोला 15 अगस्त आएगा, अगली लाइन भूल गया। 15 अगस्त आएगा, 15 अगस्त आएगा, सामने एक से खड़ा हुआ, बोले आगे। मैंने कहा आगे 16 अगस्त आएगा। बहुत अच्छे। पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनिएगा जी। कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। तो घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। वाह। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। सारा काम छोड़ के, सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। सारा काम छोड़ के। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। राम दरबार में खड़ा हूं और पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा सर, सुनेगा। पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। कि भारतीय अभिवादनों में सिरमौर है जो। कैसे होता क्या है कि संचालक के साथ दिक्कत ये होती है कि ये पूरी रात इन सब कवियों को हीरो बना बना के पढ़वाता है। जब उसका नंबर आता है तब तक टैंक खाली हो चुका होता है। मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ताकत लगा रहा हूँ। बस ये समझ लो कि जैसे निचड़ा हुआ नींबू है। एक आदमी ने मजमा जोड़ा, फिर हड्डी निकाली, उस पर नींबू निचोड़ा। भंसाली साहब सुन रहे होंगे, ये तो कुछ नया सुना रहा है। ये आज सुना क्या रहा है? यूट्यूब पे सुन के जो देख के बुलाया था वो तो सुना ही नहीं रहा है। एक आदमी ने मजमा जोड़ा, फिर हड्डी निकाली, उस पर नींबू निचोड़ा क्या साहब, इस तरह से निचोड़ा कि नींबू में अर्क का एक भी बूंद शेष नहीं छोड़ा। अब उसने नींबू को गौर से देखा, फिर भीड़ की ओर फेंका। बोले है कोई माइका लाल जो यहाँ आकर अपनी ताकत की मिसाल दे, इस निचड़े हुए नींबू में से एक बूंद भी अर्क की निकाल दे। उसकी चुनौती सुन के मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसके हाथ से नींबू उठाया, हाथ से दबाया, दांत से कुचला, पर नींबू से एक भी बूंद बाहर नहीं निकला। तभी भीड़ में खड़े एक पहलवान को आ गया पसीना। उसने मेरे हाथ से नींबू छीना, उसने भी हथेली से दबाया, दांत से कुचला, पर नींबू से कुछ नहीं निकला। तभी भीड़ में से एक स्मार्ट से सज्जन आए, नींबू को देखकर मुस्कुराए। देखते ही इस तरह से मरोड़ दिया कि 30-40 बूंद निचोड़ दिया। एक आदमी चिल्लाया, भाई साहब आप कौन? आपकी तो पॉकेट एकदम खाली है। भाई साहब खड़े हुए, बोले मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ, मेरा नाम गणपत भंसाली है। बहुत अच्छे। आदमी को निचोड़ देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो आज मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा जी रोहित भाई, सुनिएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और ये जो गुने चुने 2-4 लोग बैठे हैं, ये पंच कुटुंब कहाँ चल दिया? हाँ बैठ जाओ बेटा। आप जाओ। नहीं इनको जाने दो। अच्छा। ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ दुकान बंद है। इनको पता नहीं। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हाँ अब सही बैठे हो। क्या ये वाला पड़ोस ठीक नहीं था? मैं प्रणाम करता हूँ, सुनेगा। जी भैया स्वागत है। भंसाली सर, मेरी 4 पंक्तियाँ जो दुनिया में बहुत चर्चित हुई जी, मैं वो पढ़ दे रहा हूँ, सुनेगा। स्वागत है ना? बिल्कुल। कुमार मनोज जी के पास ऐसा खजाना है कि वो बहुत रात भर हमें सुना सकते हैं। लेकिन अब जो वो 4 पंक्तियां सुना रहे हैं, उसमें कुमार मनोज जी किसी भी कवि सम्मेलन में उपस्थित रहे या न रहे, इनकी ये पंक्तियां हमेशा कोट की जाती हैं। सुनाइए। स्वागत। तू ये क्यों सोच रहा है मैं जल्दी खत्म कर दूं?
नहीं, मैं तो बस जो सोच रहा हूँ ठीक है। नहीं बम्बई वाले अद्भुती है। पंक्तियां पढ़ता मेरी पहले वाला तो पूरा हो जान दे। स्वागत। कि भारतीय अभिवादनों में सिर मोर है जो, कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे। वाह। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जीने पर चलते पर सुबह राम राम, मरता है आदमी तब भी राम राम। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि भारतीय अभिवादनों में सिर मोर है जो, कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे। फटिक शिला पे, इस फटिक शिला चित्रकूट में, फटिक शिला पे सिया माता के चरण चिन्ह, चित्रकूट जैसा पुण्य धाम भूल जाओगे। चित्रकूट जैसा पुण्य धाम भूल जाओगे तो जीवन की संपदा जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ मोक्ष और काम भूल जाओगे। और पुरखों का प्रताप यूं ही भूलते रहे तो एक दिन बाप का भी नाम भूल जाओगे।